हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला सेशन। ठीक है, तो ये आप सबका पहला क्लास है। तो सबसे पहले इसमें थ्योरी बेस कवर करेंगे। लगभग 10 लेक्चर में जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, इसको हम कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद जो भी थ्योरी होगा, सबसे पहले इसका एमसीक्यू करवाएंगे और नए नए क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले आप सबको थ्योरी क्लास होगा, उसके बाद एमसीक्यू। ठीक है, इसमें बहुत डीप में देखेंगे जितने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्या है, देखिए, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एकदम शुरू से, प्राचीन काल से एकदम आधुनिक काल तक देखेंगे कि किस तरह से साइंस का विकास हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि प्राचीन काल में लगभग 3000 बीसी की बात हम करें तो लगभग ये किसके सिमिलर है, सिंधु घाटी सभ्यता के सिमिलर है, 3000 बीसी। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब आप कह सकते इस काल में भी साइंस के कहीं न कहीं मतलब उपयोग प्रयोग देखे गए थे। ठीक है, तो जैसे था, एक था उर्स इस्पात। ठीक है, तो 320 मिला था। और विश्व का सबसे बड़ा इस्पात निर्यात केंद्र मिला था, कहाँ पर मिला है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो आप सबको बता दें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में ना, जाहिर सी बात है, वहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ईंट क्या था, गोलाकार ईंट था। ठीक है, उनके जो घर थे, रहते थे। ठीक है, उन और जो घर जो बनाए जाते थे कैसे थे, जो जिधर सड़क था उधर नहीं, सड़क के दूसरे साइड में घर का जो मुहर था वो रहता था। और जो रास्ते थे एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे। कहीं ना कहीं उनको भी थोड़ा बहुत नॉलेज था इस साइंस का। ठीक है, अब कृषि के क्षेत्र में देखें तो कुएं के प्रमाण मिले थे ईंटों के। ठीक है, तो वो सब क्या बनते थे, ईंट भी यूज करते थे। जैसे वादे घर था, ईंट था, ये सब का भी तो यूज होता था। और गुप्त काल में आप सब जानते हैं ईंटों के बहुत बड़े मंदिर भी मिले हैं। ठीक है, अच्छा, कृषि के क्षेत्र की अगर हम बात करें, एक था अर्गला यंत्र। ये यंत्र क्या करता था कि कोल्हू में इस्तेमाल होता था। कोल्हू मतलब जो बैल से चलता था। ठीक है, और इसकी मदद से क्या करते थे, बैल गोल गोल क्या करते थे, घूमते थे और पेराई करते थे, मतलब कुछ भी काम करते थे। तो अर्गला यंत्र किस क्षेत्र का यूज होता था, कृषि क्षेत्र का। ठीक है, और एक और यंत्र है ढकली, ढेकाली ढकली यंत्र उपकरण। ये सबसे पहले कावेरी नदी पर बाँध बनाया गया था। ठीक है, और इसी के माध्यम से क्या होता था, सिंचाई। तो देखिए कि क्या क्या यूज होता था। ये यंत्र प्राचीन काल में भी थे, तभी तो आजकल यूज हो रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्या है, तौल्योपाद यंत्र। ये एक प्रकार सा प्राचीन यंत्र था। ठीक है, और ये जो उपकरण था तेल निकालने में यूज होता था। ठीक है, तो कहीं जाहिर सी बात है, आप सब देखिए जो प्राचीन काल के लोग थे, तो अगर ऐसे उपकरण यूज करते जिसके माध्यम से तेल और निकलता है, तो जाहिर सी बात है उनको कहीं ना कहीं विज्ञान की नॉलेज तो होगा ही। ठीक है, और आप सब जानते हो कि प्राचीन काल में शराब भी बनाते थे। ठीक है, तो इसमें भी कहीं न कहीं उनको मतलब साइंस के बारे में जानकारी थी, कैसे शराब बनता है, किस हिसाब से उसको आश्वासन करना है। ठीक है, अच्छा, एक बुक है, किताब है, हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री। एक किताब आप सब याद कर लीजिए, प्राचीन काल से संबंधित है बुक। तो हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री, पीसी रे इसके लेखक हैं। तो लेखक का नाम याद कर लीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, आप सब जानते हैं कि अजंता की जो गुफाएं हैं, इसमें भी बहुत सारे चित्रकारी हुआ है। ठीक है, तो ये जो चित्रकारी हुआ है, तो ये सब क्या थे, कहीं न कहीं कला से संबंधित थे, कला इनको आती थी। ठीक है, तो जो अजंता की गुफाएं हैं, अगर हम एक गुफा की बात करें, गुफा नंबर 1 की। ठीक है, तो इसमें एक चित्र मिलता है आयताकार। ठीक है, आयताकार ब्लॉक का चित्र मिलता है। और इसका इसका जो आप कह सकते हैं, इसकी पहचान कैसे करेंगे कि आयताकार चित्र, इसका मतलब ये सब विज्ञान से संबंधित है। एक इसका यूज होता था, और जो कपास होता था ना, उसका धुनकीकरण यंत्र के रूप में यूज होता था। ठीक है, तो कहीं न कहीं इनको ये भी पता था। आगे क्या है देखिए,
गणित के क्षेत्र में कि प्राचीन लोगों जो प्राचीन काल के लोग थे उनको गणित के बारे में भी मतलब पता था। जैसे एक पैमाना था ना, शंख का पैमाना, ये सब पैमाना उनको आता था, जैसे नाप तोल का हो गया। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट बुक है शुल्ब सूत्र। शुल्ब का मतलब होता माप है। शुल्ब का मतलब क्या हो गया? माप। ये प्राचीन ग्रंथ है, आप सब याद कर लीजिए, और भारतीय गणित और ज्यामिति से संबंधित है, और उसके लेखक जो हैं कौन है? द्वैपायन है। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो किताब का नाम है। ठीक है, याद कर लीजिए, पूछा जाता है। और प्राचीन काल में एक बुक है कौन? पंच सिद्धांतिका, ये किताब है, और इसके लेखक कौन है? बारहमिहिर। ठीक है। और बारहमिहिर एक किताब और लिखे थे, उसका नाम क्या था? बृहत संहिता। बृहत संहिता के भी लेखक कौन है? बारहमिहिर साहब हैं। और बृहत संहिता में बताया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। देखिए प्राचीन काल के लोग भी मतलब उनके मतलब उनको कहीं ना कहीं विज्ञान का जो है मतलब नॉलेज है, इसीलिए तो सब देखिए अपने अपने बुक में जो इसका विचार रखते हैं। ठीक है। और अगला बुक क्या है? आर्यभट्टियम। ठीक है। इसके लेखक आर्यभट्ट महोदय हैं, और इसमें कुल कितने श्लोक है? 121 श्लोक है, और जय सारणी का प्रतिपादन कौन किए हैं? आर्यभट्ट महोदय ने की है। ठीक है। और इसके कुल कितने खंड है? 4 खंड है आर्यभट्टियम के। कौन कौन खंड है? गीत का, गणित, काल क्रिया और गोल, ये सब इसके क्या है? जो खंड हैं। ठीक है। आगे क्या है देखिए इसके बाद। अब देखिए प्राचीन काल में चिकित्सा से संबंधित क्या क्या मतलब विकास हुआ था। ठीक है। तो आप जानते हैं एक सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। और ऋग्वेद में एक देवता का जिक्र मिलता, अश्विन देवता का। ठीक है। और जो ये अश्विन देवता थे, इनको माना जाता है कि देवताओं का ये वैद्य थे। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, एक है अथर्ववेद, और अथर्ववेद को प्राचीनतम चिकित्सक ग्रंथ माना जाता है। याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे प्राचीन वेद वैसे कौन सा है? ऋग्वेद। और अथर्ववेद में इसे क्या माना जाता है? अथर्ववेद को प्राचीनतम चिकित्सीय ग्रंथ है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। देखिए सब चिकित्सा से संबंधित है, कहीं ना कहीं विज्ञान से संबंधित है। ठीक है। आगे देखिए वैदिक जो आर्य थे ये क्या थे? चिकित्सा से परिचित थे। जैसे कौन कौन सा चिकित्सा हो गया? जल चिकित्सा हो गया, सूर्य चिकित्सा हो गया, एनाटॉमी हो गया, इन सब से ये परिचित थे। ठीक है। आगे देखिए अगला क्या है? शतपथ ब्राह्मण। इसमें मनुष्य की 360 अस्थियों का जिक्र मिलता है। इसका मतलब जो प्राचीनतम जो बहुत सारे किताब हैं, मतलब प्राचीनतम जो लोग थे ना, उनको अस्थियों के बारे में पता है कि मनुष्य में कितनी अस्थियां होती हैं? 360 अस्थियां होती हैं। ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रमाण बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए आगे क्या है? एक मिलता है आपको क्या? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये तो हो गया। एक मिलता है, एक बुक और मिलता है चरक संहिता, इम्पोर्टेंट है। देखिए चरक संहिता की रचना कौन की है? चरक ने किया। ठीक है। और ये थे एक चिकित्सक, इनको बोला जाता है कौन सा चिकित्सक? कार चिकित्सक का जनक बोला जाता है। ठीक है। और भारतीय चिकित्सा का इनको क्या बोला जाता है? इनसाइक्लोपीडिया। ये जो उपनाम है आप सब याद कर लीजिए। ठीक है। तो भारतीय चिकित्सक का इनसाइक्लोपीडिया किसको बोला जाता है? चरक को बोला जाता है। एक था सुश्रुत संहिता, इससे क्या जानकारी मिलता है? इसके जो लेखक थे सुश्रुत महोदय थे। ये शल्य चिकित्सक का प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन सा चिकित्सक? शल्य चिकित्सक। और इन्हीं को बोला जाता है प्लास्टिक सर्जरी का पिता, इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आगे देखिए अष्टांग हृदय कहिए चाहे संग्रह कहिए, एक बुक है, और एक इससे संबंधित है आयुर्वेद चिकित्सा से। इसके लेखक कौन है? वाग्भट्ट है, याद कर लीजिए। अष्टांग के लेखक कौन है? वाग्भट्ट। और दूसरे बुक इनका है रस रत्न समुच्चय। रस रत्न समुच्चय भी कौन लिखे हैं? वाग्भट्ट महोदय। ठीक है। एक देखिए आयुर्वेद त्रयी है,
एक आपका बृहत संहिता है। तो आयुर्वेद त्रयी में कौन कौन आता है शामिल है? चरक है, सुश्रुत है और वाग्भट है। ये तीनों लोग किसके अंतर्गत आते हैं? आयुर्वेद त्रयी में। और बृहत संहिता में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग ये सब शामिल हैं। ठीक है। धन्वंतरी का नाम आप सब सुने हैं, और इनके जो बुक है याद कर लीजिएगा, निघंटु, ये इनका बुक है, इनका किताब है धन्वंतरी का। आगे देखिए, भौतिक और रसायन विज्ञान का विकास पहले क्या हुआ था? ठीक है। तो एक था यदुक कच्छयापद। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? अणु सिद्धांत का प्रवर्तक बोला जाता है। और सृष्टि का निर्माण 7 तत्व से हुआ है। ये किनका देन था? इन्हीं का देन था। ठीक है। एक थे महर्षि कणाद, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारत में परमाणुवाद के संस्थापक थे। और परमाणु सूक्ष्म और अविभाज्यकरण है। कौन कहते हैं? महर्षि कणाद महोदय। ठीक है। आगे क्या है? भारतीय रसायन शास्त्र, इसका जो दूसरा नाम था प्राचीन काल में, किस नाम से जाना जाता है? रस विद्या, या कह सकते पराविद्या के नाम से। ठीक है। रस विद्या कहिए चाहे पराविद्या कहिए। आगे क्या देखिए, नागार्जुन, भारत में रसायन का नियामक इनको बोला जाता है। ये उपनाम याद कर लीजिए, भारत में रसायन का नियामक किसको बोला जाता है? नागार्जुन को। और इनकी पुस्तक है रस रत्नाकर। और इन्होंने ही, नागार्जुन ने किसके खोज किए हैं? पारा की खोज किए हैं। अब इसके बाद देखेंगे आधुनिक, प्राचीन काल से जो भी था आप सब देख चुके हैं। ठीक है। पूछा जाएगा तो वहीं से पूछा जाएगा। अब आधुनिक बारे में देखेंगे, आधुनिक इतिहास के, कि साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए क्या क्या इन्वेंशन हुआ। ठीक है। अब देखिए, एक दशक आता 1940 का दशक। ठीक है। और 1940 के दशक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। ठीक है। खास तौर पर कब? 1942 में। दशक बोलेगा तो 1940 बताएंगे। अब देखिए 1938 में क्या हुआ? मोस्ट मतलब वर्ष था। तो नेहरू ड्राफ्ट में टेक्नोलॉजी का इसमें शामिल किया गया। तो नेहरू ड्राफ्ट कब आया था? 1938 में जब आया था, तो इसमें टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया था। 1942 में क्या हुआ? CSIR की स्थापना हुआ था। ठीक है। और 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग बना था। ये सब याद कर लीजिए। और 1962 में क्या हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ। कब? 1962 में। और 1969 में क्या हुआ? इसरो की स्थापना हुआ, इसरो का गठन हुआ। इन सब के बारे में एकदम डिटेल में आगे देखेंगे सब। ठीक है। अब देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए विभाग या शिक्षण, कुल कितने शिक्षण संस्थान हैं? 6। और इनके बारे में डिटेल भी देखेंगे आगे सब। पहले देख लीजिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जिसको बोलते हैं DST बोलते हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग DSIR बोलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT से बोलते हैं। और सामुदायिक विकास विभाग DOD बोलते हैं। और DOS क्या है? अंतरिक्ष विभाग। और परमाणु ऊर्जा विभाग DAE बोलते हैं। तो 6 विभाग हैं, और 6 विभाग के बारे में अभी डिस्कस करेंगे आगे। देखिए, एक है CSIR और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ICMR भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। और महासागर विकास विभाग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विभाग हो गया, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये सब जो संस्था सब आगे डिस्कस करेंगे, जिसको बोलते हैं DRDO। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 1983 में इसकी स्थापना हुआ था ना। और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग। ये कुछ शिक्षण संस्थान हैं और कुछ मंत्रालय हैं। इसके बारे में भी अभी आगे देखते हैं। ठीक है। तो ऐसा भी पढ़ना ही है। सबसे पहला जिक्र करते हैं CSIR, ये तो पहला था। इसका पूरा नाम हिंदी में क्या होगा? वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अब इसकी स्थापना देखिए, हर संस्था के बारे में 3-4 पॉइंट याद होना चाहिए। उसके संस्था, उसका
हेड क्वार्टर, उसकी स्थापना कब हुआ था। ठीक है, तो CSIR वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुआ था, 1942 में। इसके अध्यक्ष PM होते हैं और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ये सब बातें आप सबको याद होना चाहिए CSIR के बारे में। ठीक है, अब आगे देखिए, जो ICAR दूसरा जो संस्था था उसका नाम क्या था, ICAR। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाला, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुआ था, 16 जुलाई 1929 में हुआ था, शाही आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, आयोग पूछेगा तो बताएंगे शाही आयोग था। किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका पूर्व में नाम क्या था, पहले इसका नाम था द इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका पूर्व नाम था, मतलब पहले का नाम था। और ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अब नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कृषि मंत्री होते हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आप सबको इसके बारे में बता दें कि ICAR 2 बार इसका पुनर्गठन किया गया, एक तो 1965 में और एक 1973 में। 2 बार इसका क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ ICAR। तो ये जो संस्था है ICAR, इसके बारे में आप सब याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला संस्था कौन सा है, ICMR। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या चीज़, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1911 में हुआ था। ठीक है, और इसके जो संस्थापक हैं हरकोट बटलर महोदय हैं। ठीक है, अब देखिए 1949 से पहले इसका कुछ और नाम था। 1949 के बाद इसका नाम तो ICMR कर दिया, लेकिन 1949 से पहले इसका क्या नाम था, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन था। ठीक है, और एक किस मंत्रालय के अंतर्गत इसमें फंड दिया जाता है या वित्त पोषण किया जाता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसको वित्त पोषित करता है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें आप सब याद कर लीजिए ICMR से संबंधित। अगला जो है अपना DRDO, इसका हिंदी में नाम क्या होगा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अच्छा, इसका बार बार एक आदर्श वाक्य पूछा जाता है कि DRDO का आदर्श वाक्य क्या है, तो वलस मूल्यम विज्ञानम, इसका क्या है, आदर्श वाक्य है। ठीक है, इतना सारी बातें DRDO के बारे में आप सबको याद होनी चाहिए। अब देखिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये कब मनाया जाता है, 11 मई को। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो 5 नंबर का पूछा जाएगा। हो सकता है 1 नंबर से आप सबसे यही पूछ ले कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 11 मई को। अच्छा, आयोजक कौन करता है इस दिवस का, तो भारतीय प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड इसका आयोजन करता है इस दिवस का। नेक्स्ट अगला क्या था, DST था। DST मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1971 में हुआ था। ठीक है, ऊपर आप सबको बताए थे। अगला क्या है, देखिए राष्ट्रीय अंतः विषय और साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन, एक किसके लिए आया था मिशन। ठीक है, तो ये इसका जो कार्यान्वयन करता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास करता है। ये जो मिशन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था, 2018 में शुरू हुआ था। कितने साल के लिए शुरू हुआ था, 5 साल के लिए। ये जो साइबर प्रौद्योगिकी प्रणाली मिशन है 5 साल के लिए शुरू किया गया था। अगला देखिए, अगला मिशन क्या है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। इसको मंजूरी कब मिला था, 19 अप्रैल 2023 को मंजूरी मिला। देखिए लेटेस्ट है, याद कर लीजिए। कब से कब तक, 2023-24 से लेकर कब तक, 2031 तक। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन कब शुरू हुआ था, तो याद कर लीजिए 2023 में। नेक्स्ट है देखिए जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम। तो जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम ये शुरू कब हुआ था, 2008 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल किए गए थे। ठीक है, और 2 तो जो किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है।
आगे क्या है, अगला संस्था क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी बोर्ड। अगर आप सबसे पूछे कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी बोर्ड कब बना तो बताएंगे 1982 में बना। ठीक है। अच्छा, एक संस्था था विज्ञान प्रसार। ठीक है। एक किस प्रकार का संस्था था, स्वायत्त संस्था था। ठीक है। और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक काम करता था। और विज्ञान प्रसार एक पत्रिका निकालते थे, उसका नाम था ड्रीम 2047। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो विज्ञान प्रसार संस्था था अब इसे क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। और विज्ञान प्रसार की स्थापना कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1989 में। इसका देखिए 89 में स्थापना हुआ, लेकिन इन्होंने अपना ड्रीम कहाँ तक रखा, मतलब पत्रिका कौन सा निकालता था, ड्रीम 2047। ठीक है। आगे क्या है देखिए, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग। तो ये विभाग कब बना, 4 जनवरी 1985 को इसकी स्थापना हुआ था। और जैसे बात है 1985 में स्थापना हुआ था, तो 2026 में इसका कौन सा मनाया गया स्थापना दिवस, 42वां स्थापना दिवस मनाया गया 2026 में। अगली संस्था कौन सा था, डीबीटी था, मतलब जैव प्रौद्योगिकी विभाग। एक कब बना था, 1986 में बना था। उस समय पीएम कौन थे, राजीव गांधी जी थे। और 1982 में एक बोर्ड बना, ठीक है, इसके लिए। उस बोर्ड का नाम क्या था, एनबीटीबी था। मतलब जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग था इसके लिए बोर्ड कब बना, अगर आप सबसे पूछे तो आप बताएंगे 1982 में। ठीक है। और नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड, एनबीटी मतलब नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। अब देखिए इस जो बोर्ड था एनबीटीबी जो बोर्ड बना था, इसके अध्यक्ष कौन थे, एमजी मेनन थे अध्यक्ष, और डॉक्टर रामचंद्रन इसके क्या थे, सचिव बने थे। ठीक है। आगे देखिए परमाणु ऊर्जा विभाग। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का बना 3 अगस्त 1954 को बना था। और परमाणु ऊर्जा आयोग कब बना था, 1948 में बना था। ठीक है। ये सब बातें आप सबको फैक्ट एकदम याद होना चाहिए। अब देखिए 1 मार्च 1958 को परमाणु ऊर्जा विभाग में ही आयोग को स्थापित किया गया। ठीक है। मतलब जो परमाणु ऊर्जा विभाग था उसमें परमाणु ऊर्जा आयोग को भी स्थापित कर दिया गया। ठीक है। तो दोस्तों ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पहला वीडियो था। ठीक है। और इसमें कुछ आप सबका इंट्रोडक्शन भी शामिल था। अब धीरे धीरे करीब 10 लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद आप सबका प्रैक्टिस होगा। ठीक है। इसके पीडीएफ के लिए आप सब चैनल के या कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।